नमस्कार विद्यार्थियों, ये वीडियो स्पेशल है। ये कोई क्लास नहीं है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस समस्या के बारे में जो आज इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस क्लास को शुरू करने से पहले बीजापुर में हुए हमले पर मैं अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ उन जवानों के प्रति जो पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी सुरक्षा करते हैं और किसी हमले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम अपने चैनल की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन शहीद आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें उच्च पद स्वर्ग में प्राप्त हो। आज हम समझेंगे इस क्लास में कि नक्सलवाद क्या है। आखिर क्या है नक्सलवाद और क्या इनकी मांग है। आखिर क्यों नहीं मामला सुलट रहा है। नक्सलवाद जन्म कहाँ से हुआ, क्या है पूरी चीज़, क्या है, सरकार से क्यों लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों मार देते हैं किसी को। ये सारी चीज़ हम समझेंगे इस क्लास में। ठीक है कि नक्सलवाद आखिर है क्या। तो नक्सलवाद एक विचारधारा है। नक्सलवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक वैचारिक लड़ाई है। कैसी विचारधारा? इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी आज़ादी की। आज़ादी के बाद में ही जब आज़ादी होगी उसके बाद सब जितने भारत के नागरिक थे वो चाहते थे कि उनके बराबर अधिकार हों, क्योंकि अंग्रेजों से हम इसीलिए लड़ रहे थे कि हमारे बराबर अधिकार हो। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके साथ ही कुछ गुलामी नहीं मिटी, और वो गुलामी थी जिम्मेदारी की, वो गुलामी थी जाति प्रथा की, वो गुलामी थी बड़ों का छोटों पर दबाव की। यानी कि वह वर्ग जो अपेक्षाकृत बड़ा था आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके लिए तो आज़ादी के बड़े मायने थे। वो आज़ादी से काम कर सकते थे, नौकरियां कर सकते थे, दफ्तरों में बड़े बड़े पदों पर थे। लेकिन वो तबका जो किसान था, जो गरीब था, जो पिछड़े क्षेत्र में था, जो तथाकथित रूप से निम्न जातियों से आता था, जो निम्न वर्ग का था, उसकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई और बढ़ती चली गई। ठीक है। तो होता ये है कि जब कोई समस्या होती है तो उसके लिए कुछ आवाज़ें उठती हैं, और वो आवाज़ उठती उठती कब राजनीतिक रंग ले लेता है ये पता भी नहीं चलता है। और जब वो राजनीतिक रंग लेता है तो उसमें विविधता इतनी बड़ी हो जाती है जिसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। ठीक है। तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बना। 1967 से शुरुआत होता है इस नक्सलवादी मूवमेंट का। ये एक आंदोलन है जो कि चल रहा है। ठीक है। इस मूवमेंट की शुरुआत होती है बंगाल के एक गांव नक्सलवाड़ी से। क्या नाम है उसका? नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी गांव। नक्सलवाड़ी गांव से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसके दो मुख्य नेता चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल, दो नेता, और ये दोनों नेता सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और इन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन था सरकार की नीतियों के खिलाफ। इनका ये मानना था कि सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं कि मजदूर, किसान और कामगार परेशान हैं। जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो सरकारी नीतियों की वजह से परेशान हैं, ऐसा इनका मानना था। और ये दोनों अपने प्रवृत्ति में शुरुआत से ही एक आंदोलनकारी के रूप में थे। चारू मजूमदार से कान्हू सान्याल की मुलाकात जेल में ही होती है। कान्हू सान्याल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक बार काला झंडा दिखाते हैं, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और वहीं इन दोनों की मुलाकात होती है। इन लोगों का प्लान बनता है कि हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। ठीक है। इस लड़ाई के क्रम को इन्होंने शुरुआत कर दिया 1967 में, और 1970-71 आते आते ये जोर पकड़ लिया। ठीक है। और ये हिंसक आंदोलन बन गया। इनका शुरुआत में ही मानना था कि बिना हिंसक आंदोलन के सरकारी नीतियों को नहीं बदला जा सकता है, समाज को नहीं बदला जा सकता है। इसकी वजह ये थी कि ये माओ से प्रभावित थे। माओ देश, ठीक है, ये माओ से प्रभावित थे, जो कि चीन में सरकार बनाने में सफल रहा था।
गोरिल्ला युद्ध लड़ करके, सरकार के अपोजिट लड़ाई करके सरकार बनाने में माओ सफल रहा था, और उसी से प्रभावित थे चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल। ठीक है, तो इनको ये लगा, इसीलिए कई बार जो है नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है, इसको माओवाद भी कहा जाता है। तो नक्सलवाद एक तरीके से माओवादी विचारधारा पर ही चलता है। ठीक है, तो ये जो आरसी मजूमदार हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे, माओ से। तो और माओ ने भी जो है हिंसक रूप से ही चाइना में सत्ता परिवर्तन किया था। तो उसी प्रेरणा उसी को प्रेरणा बना करके आरसी चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल लड़ाई में उतर गए। ठीक है, 1971 के आसपास चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, और कान्हू सान्याल ने 2010 में अपने ही घर में फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम से किस तरीके से लड़ता है। तो पृष्ठभूमि थी, जो शुरुआत की, उनका क्या अंत हुआ, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को कई बार खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई बार ये लगता है कि सरकारों का फेलियर है या सिस्टम का फेलियर है, लेकिन ये नहीं है। ये एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या है। ये लड़ाई शुरुआत होती है 1967 के दशक में जमीनी विवाद को लेकर के। ठीक है, जब बड़े लोग छोटे लोगों को जमीन पर जो है कब्जा कर लेते हैं, या जो जमीन पर काम करता है उससे जमीन नहीं मिलती है, यानी कि जो वास्तव में काश्तकार है वो जमीन का मालिक नहीं होता है। ये लड़ाई ही इसी के लिए थी कि जो जमीन पर काम करे जमीन उसी की है। लेकिन देश की आज़ादी के साथ ही डेवलपमेंट हुई और बड़ी बड़ी कंपनियां जाकर के ज़मीनों का अधिग्रहण करने लगी, जिसके खिलाफ जब मजदूर गए तो उन्हें मारा गया, पीटा गया, भगाया गया। जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। तब इस हिंसक रास्ते को अख्तियार किया गया, और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि 1977 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार चली गई और ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, यानी कि कम्युनिस्टों का एक प्रभाव पश्चिम बंगाल में इसी वजह से पड़ा। नक्सलवाड़ी आंदोलन ही है जो कम्युनिस्टों को राजनीति से जोड़ता है। ठीक है, ये लड़ाई जो है एक सामाजिक आर्थिक लड़ाई है, और इसे कई बार हम सिर्फ इस ढांचे में पिरोने की कोशिश करते हैं कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। ऐसा नहीं है, ये एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जब तक ये लड़ाई थी तब तक ये जमीनी विवाद के रूप में थी, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहुंचती है और यूपी में पहुंचती है, इस लड़ाई में एक चीज और जुड़ जाता है, वह है जाति। बिहार में इस नक्सलवाड़ी आंदोलन ने दूसरा रूप अख्तियार कर लिया। बिहार और यूपी में जातिगत समस्या बहुत ज़्यादा है, जातिगत भेदभाव चरम लेवल पर उस वक्त था। वर्तमान में भी कई बार दिखाई पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। तो जब ये नक्सलवादी अपना आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त जब बिहार में अपना जो है विस्तार कर रहे थे, तो इनको सबसे बड़ी समस्या लगी उन जाति के ठेकेदारों से जो जाति के आधार पर ही मजबूती के साथ डटे हुए थे। इसलिए जो ठाकुर थे, जो है क्षत्रिय थे, या जो ब्राह्मण थे, बड़े बड़े काश्तकार थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, उनको इन लोगों ने मारना क्या किया, शुरू किया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था वो अपने रास्ते से भटक गया, क्योंकि इसके जो नेता थे वो भी चारू मजूमदार की मौत हो चुकी थी, सत्यनारायण सिंह की मौत हो चुकी थी। तो ये आंदोलन धीरे धीरे भटकना प्रारंभ हो गया। एक लंबे अरसे तक चलने के बाद में इसका एक नक्सस बनता चला गया और राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल शुरू हो गया, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटा करके कम्युनिस्ट की सरकार बन गई थी इसी आंदोलन के कारण। तो अब कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो होना ही था। अब जो अपनी राजनीतिक रूपरेखा सीखना चाह रहे थे वो इस आंदोलन का फायदा अपने तरीके से उठा रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि जिन मुद्दों को लेकर के इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ये मुद्दे तो पीछे छूट गए और ये एक आतंकवादी गतिविधि के रूप में नक्सलवाद चलता रहा। अब क्या ये इसके पीछे गवर्नमेंट का फेलियर है?
ये सामाजिक आर्थिक समस्या बना हुआ है या इसके पीछे नक्सलवादी ही एक आपराधिक प्रवृत्ति में आ गए हैं, क्या है, ये सारी चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो नक्सलियों का वो क्या मांग कर रहे हैं? तो नक्सल जो है उनका मांग ये है कि सबका बराबर अधिकार है, वो पूंजीवाद के खिलाफ है, वो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के खिलाफ है, वो मांग करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग उनकी ये है कि जातिगत आधार पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, यानी कि सब एक बराबर जो है, सब लोग एक बराबर क्रम में होने चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं जो है नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, उनका ये मानना है कि जो वर्तमान स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, ये ठीक नहीं है, इससे गरीबों का शोषण होता है, तो वो इसके खिलाफ हैं। इसीलिए वो हर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे उनको जवानों को मारना हो, पुलिस को मारना हो, किसी सरकारी भवन को तोड़ना हो, अस्पताल को तोड़ना हो, धड़ल्ले से उसको तोड़ते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये सरकार ही सही नहीं तो इसकी बनाई हुई व्यवस्थाएं भी सही नहीं होंगी। और यही जो है कारण है, और यही परिणाम भी कई बार बन जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नक्सलिज्म अभी भी फैला हुआ है, हालांकि सरकार बहुत सारे सरकारी प्रयासों से इस क्षेत्र को सीमित कर लिया गया, लेकिन वर्तमान में भी जहां ये फैला हुआ है वो पिछड़े क्षेत्र हैं, और इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास नहीं होने दिया जा रहा है। और किस नाम पे विकास नहीं होने दिया जा रहा है? कि ये सरकार सही नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, आपके जो हित है उसके खिलाफ काम कर रही है। अब जब विकास वहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ की जनता भी धीरे धीरे एक माइंड सेट बना चुकी है कि सरकार जो है हमारे अगेंस्ट ही है, तभी ये इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। नक्सलवाद इतनी बड़ी समस्या है, आप कल्पना कीजिए कि वही आदमी जो आपको दिन में खेत में सींचते हुए मिल जाएगा, पानी चलाते हुए मिल जाएगा, खाद डालते हुए मिल जाएगा, खेत में काम करते हुए मिल जाएगा, शाम को वही कंधे पर बंदूक रख के आपके ऊपर गोली भी चला सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि वो आतंकवादियों की तरह बाहर से प्रायोजित होकर के आए हैं, नहीं, वो यही बने हैं, इसी मिट्टी में हैं, और एक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पोलिटिसाइज ज़्यादा है। ठीक है, पोलिटिसाइज ज़्यादा है। अब नक्सलवाद कोई जो है वैचारिक लड़ाई नहीं रह गई है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम का फेलियर है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। सिस्टम का फेलियर ये है कि हमारे सिस्टम की जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारे सिस्टम की न्याय व्यवस्था है वो क्या है, वो बहुत देर तक चलने वाली है, यानी कि तुरंत से न्याय नहीं होता है, और इसी कमजोर कड़ी का फायदा नक्सलवादियों ने खूब उठाया। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि बिहार के एक आदिवासी इलाके में कोई एक व्यक्ति है रिंकू नाम का। ठीक है, अब इस रिंकू के खेत पर किसी ठेकेदार साहब ने क्या किसी बड़े जमींदार ने कब्जा कर रखा है, एक खेत है उसका जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब वो जाता है दरोगा जी के पास, अब दरोगा जी को पैसा चाहिए, दरोगा जी उसको मार डांट के भगा देते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। कोर्ट में जाने का उसके पास ना तो ज्ञान है, ना कैसे जाना है ये भी नहीं पता है, कहाँ कोर्ट है ये भी नहीं पता है, और अगर पहुंच भी गया किसी तरीके से तो उस मुकदमा लड़ने के लिए ना तो उसके पास पैसे हैं ना कोई वकील है। ऐसी स्थिति में जो ठेकेदार है वो मजबूत है, उसके पास पुलिस भी है, उसके पास प्रशासन भी है, उसको पता भी है कि कोर्ट कैसे जाना है, उसके पास पैसे भी हैं, तो उसे न्याय कैसे मिले। ऐसे मामलों में नक्सलियों ने बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ये नक्सली के पास चले गए और नक्सली उस ठेकेदार के पास गए और उसे 6 इंच छोटा कर दिया, यानी कि उसके गले को काट कर लटका दिया। ऐसी घटनाएं बहुत होती थी, अब थोड़ा कम हो गई हैं। इससे हुआ क्या कि स्थानीय लोग थे उनको ये लगा कि प्रशासनिक तौर पर तो नक्सली अच्छे हैं, उनको तुरंत से न्याय मिल गया, इसलिए उनका विश्वास उस नक्सली में हो गया सरकार के बावजूद। ठीक है, और ये धीरे धीरे उनके पैठ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर गया ये सरकार की जो देरी से न्याय व्यवस्था है। सरकार जब तक इस नक्सल आंदोलन को उस रूप से लेती तब तक ये अपना विस्तार काफ़ी कर चुका था। वर्तमान समय में भी जिन क्षेत्रों में नक्सलिज्म अभी फैला हुआ है वहाँ पर विकास लगभग 0 लेवल पर है। सरकार चाह करके भी अब विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही कोई विकास काम करना प्रारंभ करती है वो उसे आकर के तोड़ देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। दांतेवाड़ा का एक उदाहरण है, छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा, जो कि नक्सलियों का एक जो है बड़ा इलाका माना जाता है।
वहाँ पर एक डीएम साहब ओपी चौधरी थे, वर्तमान में बीजेपी के वो नेता बन चुके हैं, उन्होंने नौकरी अपनी छोड़ दी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, कई अच्छे उन्होंने सेटअप लगाए और उसका परिणाम भी अच्छा मिला। बहुत सारे नक्सली वापस लौटे, उन्होंने पढ़ाई की ओर रुख किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही हो, बिल्कुल से फेलियर है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, त्वरित रूप से एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक दीर्घकालिक भी उनको रणनीतियाँ बनानी चाहिए जिससे आत्मसमर्पण अधिक से अधिक हो, डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचे ताकि नक्सली किसी को ये ना जो कह करके अपना काम कर पाए कि विकास नहीं हो रहा है, सरकार आपके खिलाफ है। सरकार को दो प्रकार की नीतियाँ बनानी होगी, एक तत्कालिक और एक दीर्घकालिक। दीर्घकालिक में नक्सलवादियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना है और तत्कालिक में जो एक आतंकवादी के तरीके से हो गए हैं, देखते ही गोली मार देने वाले ऐसी स्थिति में हैं, उनको उनकी सज़ा देनी चाहिए ताकि नक्सली आंदोलन समाप्त हो सके। तो ये है नक्सलवाद की पूरी समस्या और उसके जो है क्या इम्पैक्ट है वो तो आप देख ही रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे जवानों को कई बार शहीद करते आए हैं, पहली बार कोई घटनाएं नहीं घटी है। ये नक्सली हमले में हज़ारों जवान और कई हज़ारों जवान शहीद हो चुके हैं। अगर उनकी संख्या आप देखने जाएंगे तो कई हज़ारों जवान नक्सली आंदोलन में ही शहीद हो गए हैं, जो इस देश के लोगों को ही मार रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो फंडिंग होती है मुख्य रूप से वो चाइना, पाकिस्तान या अगेंस्ट इंडिया जिनकी माइंडसेट है वो करते हैं। इसके अलावा भारत में भी बैठे बहुत सारे बड़े धनाढ्य लोग इसका फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो सरकार को ये भी उस नेक्सस को तोड़ने के लिए कोई बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नक्सलियों के पास बहुत अत्याधुनिक जो है हथियार हैं, उनको लाने के लिए, खरीदने के लिए जो उनका पूरा सेटअप बना हुआ है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। कई बार जो स्थानीय राजनीति होती है वो उनसे मिली हुई होती है, इसीलिए ऊपर लेवल पर बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है, क्योंकि काम तो आपको उन्हीं के उन आसपास के लोगों से करवाना है और वो कई बार मिले होते हैं उनसे, इसलिए सफल नहीं हो पाता है। अब वो एक पॉलिटिकल ड्रामा बन चुका है जिसका फ़ायदा नेता उठाते हैं और शहीद होते हैं हमारे जवान। लेकिन जो केंद्र सरकार है या जो जिम्मेदार राज्य सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस समस्या का समाधान करें, ठीक है। इनके फंडिंग में जो मुख्य रूप से खनन कंपनियां हैं उनसे ज़बरदस्ती ये फंडिंग लेते हैं, अगर वो फंडिंग ना करें तो ये उनके फर्मों को उड़ा देते हैं। इसके अलावा विदेशी फंडिंग बहुत सारे आते हैं जिनसे इनका आंदोलन चलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये सरकार है, वर्तमान में सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दोनों मजबूत सरकारें हैं, वो इस पर कोई फैसला लें और हमारे उन जवानों को न्याय दिलाएं जो शहीद हो गए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।